हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ लाइव। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियांशु माथुर और मैं हूं तनीषा वर्मा। और प्रियांशु माथुर है पीडियाट्रिक रेयर डिजीज एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे SMA के बारे में। आपको बता दें कि SMA एक रेयर डिसऑर्डर है जो एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और अगस्त SMA का ही अवेयरनेस मंथ है। तो हम डॉक्टर से आज पूछेंगे कि SMA होता क्या है और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेयर डिजीजेस होते क्या हैं और ये कितने ज्यादा कॉमन है। धन्यवाद तनीषा। तो रेयर डिजीजेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेयर डिजीजेस को रेयर डिजीज इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें हर बीमारी के जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो कम होते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होने की वजह से डॉक्टर्स को, दूसरे हेल्थ केयर पर्सनल्स को इन पेशेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, और इन बीमारियों के लिए जनरली जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो दवाइयाँ नहीं मैन्युफैक्चर करती, इसलिए इनको रेयर डिजीजेस बोला गया। बट पिछले कुछ समय में देखा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ रेयर डिजीजेज है वो 7,000 से भी ज्यादा है, और जब हम इनके क्यूमुलेटिव प्रिवलेंस को देखते हैं तो ये लगभग 4% टू 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर हम क्यूमुलेटिव बात करें तो रेयर डिजीज वास्तव में रेयर नहीं है, बट अगर हम इंडिविजुअल बीमारी के लिए देखें तो इंडिविजुअल बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो बीमारी हर 2,500 में से एक इंसान या उससे कम को प्रभावित करती है उनको हम रेयर डिजीजेस बोलते हैं। ओके, तो ये SMA क्या है और इसके क्या टाइप्स होते हैं? क्या ये सिर्फ एक ही टाइप का है या इसमें और टाइप्स हैं? और SMA टाइप 1 क्या होता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो बीमारी है उसको शॉर्ट में SMA बोला जाता है। सो इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्यों बोलते हैं, इसको अगर आप समझ पाएंगे तो हमारे जो हमको सुनने वाले सभी लोग समझ जाएंगे कि इसको क्यों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं। ये जो नर्व्स निकलती हैं उस नर्व को निकलने के लिए एक जगह होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको एंटीरियर हॉर्न सेल्स बोलते हैं। ये बीमारी इस एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रिलेटेड जो प्रोटीन है उसके प्रोडक्शन का प्रभावित होने की वजह से ये बीमारी देखी जाती है। इसकी वजह से जो मांसपेशियों को नर्व की सप्लाई हो रही है, नर्व से सिग्नल की सप्लाई हो रही है, वो कमजोर हो जाता है, और धीरे धीरे इन बच्चों की मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ती जाती है। यह जानना जरूरी है कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। जितनी कमजोरी स्टार्टिंग में होती है वो कमजोरी धीरे धीरे बढ़ के बच्चों के पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेती है। पाँव से स्टार्ट होकर के ये हाथों को और सांस की मांसपेशियों को इन्वॉल्व कर लेती है। आपका जो दूसरा सवाल है जिसमें ये कितने प्रकार की होती है, तो इसको जो डिवाइड किया गया वो 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया, SMA टाइप 1, SMA टाइप 2 और SMA टाइप 3, जो बीमारी की सीवियरिटी के बेसिस पे डिवीजन है। SMA टाइप 1 है जो सबसे सीवियर वेराइटी का होता है, जो सबसे अर्ली एजेस में प्रेजेंट करता है। SMA टाइप 2 थोड़ा माइल्ड होता है। मेनली इसके लक्षण थोड़ी सी लेट लाइफ में देखने को मिलते हैं, 6 महीने से 18 महीने के बीच में, और जो 18 महीने के बाद जिनमें लक्षण आते हैं उनको हम SMA टाइप 3 बोल देंगे। लेकिन अभी रिसेंटली SMA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को नई कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है कि बच्चे की फंक्शनल बेसिस पे, कि बच्चा बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता, बच्चा चल पाता है या नहीं चल पाता। तो अब जो कैटेगरीज है उनको नॉन सिटर, सिटर और वॉकर कहते हैं। नॉन सिटर यानी जो कभी नहीं बैठ पाए अपनी जिंदगी में, सिटर मतलब जो बैठने लगे थे लेकिन चल नहीं पाए, और वॉकर मतलब जो बैठने तो लगे थे, खड़े रहने लगे थे, चलने भी लगे, लेकिन उसके साथ ही उनके पाँव के अंदर कमजोरी रही। तो ये जो लेटेस्ट कैटेगराइजेशन है वो इस बेसिस पे किया। ओके, तो ये इतना रेयर डिसऑर्डर है तो इसके सिम्टम्स सब लोग नहीं जानते होंगे, तो आप हमें इनके सिम्टम्स बता सकते हैं? और एक पेरेंट को कैसे पता चल सकता है कि उसका बच्चे को SMA है? SMA के सिम्टम्स जो हैं वो मेनली वीकनेस के रूप में देखे जाते हैं। अगर हम SMA टाइप 1 पर्टिकुलर की बात करें जो कि हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उस बीमारी के अंदर जब बच्चे 6 महीने पर जिस बच्चे को नॉर्मली बैठ जाना चाहिए था वो बैठना शुरू नहीं कर पाते। इसके अलावा शुरुआती लाइफ से ही 1 या 2 महीने की उम्र से ही पाँव के मूवमेंट दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है, जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 9 महीने से 1 साल पे जनरली खड़ा होकर चलने लग जाता है। ये बच्चे 9 महीने पर खड़े नहीं हो पाते, अपना वेट बेयर नहीं कर पाते और चल भी नहीं पाते हैं। तो और इसके साथ में कभी-कभी इसमें दूसरे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सांस की मांसपेशियां वीक होने की वजह से इनको बार-बार सांस की तकलीफ होना, निमोनिया होना,
लंग्स में इन्फेक्शन होना, ये सिम्पटम्स इन बच्चों को देखने को मिल सकते हैं।